बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन हमने पहले भी पढ़ा। रेक्टिफिकेशन इज़ द प्रोसेस टू कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल, और इसके लिए वोल्टेज की रेक्टिफिकेशन के लिए हम एक डायोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन लेते हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन अगर हम अपने इनपुट सिग्नल की फुल रेक्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो हमें फुल वेव रेक्टिफायर अप्लाई करना पड़ेगा। फुल वेव रेक्टिफायर्स जो हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर को डिस्कस करने से पहले हम ट्रांसफार्मर की कपलिंग यूज़ करते हैं इनपुट अप्लाई करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये एक ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर में आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं। इस सर्किट में आप देखें कि यहाँ पे आपको वाइंडिंग्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, आपने इनपुट दी इन वाइंडिंग्स के अक्रॉस। ये वाइंडिंग्स जो हैं ये कहलाती हैं प्राइमरी वाइंडिंग्स, और इसके अपोजिट में जो वाइंडिंग्स हैं ये कहलाती हैं सेकेंडरी वाइंडिंग्स। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। और अगर हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो हमारा जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी होते हैं वो प्राइमरी से कम होते हैं। तो इस तरह से हम स्टेप अप भी कर सकते हैं वोल्टेज को और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। ये जो सेंटर में दो लाइंस आपको नज़र आती हैं, दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसफार्मर की कपलिंग को शो करती हैं। और ये ऊपर जो ये इस तरह से रेशो लिखी हुई होती है, ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स की रेशो होती है, यानी आपकी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी रेशो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, यहाँ पे अमूमन ये लिखी जाती हैं। अब यहाँ पे जो हम ये ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ हम एक डायोड यूज़ कर रहे हैं। तो आफ्टर डायोड से जब आप सिग्नल अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये सिंगल डायोड है, तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करेगा और आपको हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। तो अब आप ये देख सकते हैं नीचे के द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर इक्वल्स द टर्न रेशो n टाइम्स द प्राइमरी वोल्टेज। आपके पास कोई बेसिकली हमारे पास जो है टर्न रेशो की कोई डेफिनेट उसका कोई डेफिनेट फार्मूला तो नहीं होता, लेकिन एक IEEE की तरफ से जो हमारे पास एक डेफिनेशन है नंबर टर्न रेशो की, वो कुछ इस तरह से है। n is equals to number of turns of secondary divided by number of turns in primary। ठीक है, ये हमारे पास जो है टर्न रेशो की एक डेफिनेशन है जो ज़्यादातर यूज़ होती है। n इज़ इक्वल्स टू NS/NP। अब n की वैल्यू डिसाइड करती है कि ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में n की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होती है, यानी 1 से ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हमारे और नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो सेकेंडरी के ज़्यादा होते हैं। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसके लिए n की वैल्यू 1 से कम होती है और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी प्राइमरी से कम होते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे देखें, ये V सेकेंडरी, अगर आपको वोल्टेज फाइंड करनी हो अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग्स तो आप उसको लेंगे n मल्टीप्लाई बाय V प्राइमरी। अब चूँकि इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर पे इस वोल्टेज को अप्लाई करके देखते हैं, जो हमारे पास हमें पता है कि जो आउटपुट पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू की जो आउटपुट की जो पीक वैल्यू है VP आउट, वो हमारे पास होती है अब VP इन -0.7। अब वो VP इन जो थी यानी इनपुट की पीक वैल्यू वो कन्वर्ट हो गई VP सेकेंडरी में।
यानी जितनी आप सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतनी ही डायोड पे वोल्टेज अप्लाई होगी। यानी अब डायोड के लिए इनपुट वोल्टेज जो है वो वीपी सेकेंडरी है। डायोड जो है वो डायरेक्टली प्राइमरी वोल्टेज से अटैच नहीं है, बल्कि वो सेकेंडरी वोल्टेज के साथ अटैच है। इसके कुछ फ़ायदे होते हैं। एक तो हम शॉक हैज़र्ड से बच जाते हैं। हमारा जो डायोड या इंटरनल सेकेंडरी सर्किट है वो डायरेक्ट इनपुट एसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता, उससे हमारे पास हमारा डायोड जो है और बर्न आउट होने से बच जाता है। फिर ये कि हमारे पास अगर एक मुस्तकिल प्राइमरी वोल्टेज जो आ रही है, जैसे आपके घरों में सॉकेट्स हैं उनमें प्राइमरी वोल्टेज आ रही है, तो उसकी एक वैल्यू उसकी 220 वोल्ट के अराउंड उसकी वैल्यू रहती है। जबकि हमें जो छोटे सर्किट्स हैं उनके लिए 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट्स इस तरह से वोल्टेज चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, हर सर्किट में क्या होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। वो प्राइमरी को स्टेप डाउन करके सेकेंडरी में चेंज करता है और सेकेंडरी वोल्टेज देन आगे जो है वो अप्लाई होती है। अच्छा, अब पीक इनवर्स वोल्टेज जो है, अब ये तो होगी वीपी आउट जो होगी वो होगी वीपी सेकेंडरी। यानी जितनी पीक आउटपुट की कितनी पीक है, जितनी सेकेंडरी वोल्टेज की पीक है माइनस उसमें से 0.7 आपने निकाल दिया। ये 0.7 आपने क्यों निकाला, इट इज़ द डायोड ड्रॉप। ठीक, तो ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज की पीक होगी। तो हमारे पास फिर पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगी, चूंकि हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज में पीक इनवर्स वोल्टेज वीपी इनपुट के इक्वल होती है। तो अब यहाँ पे इन दिस केस पीक इनवर्स वोल्टेज जो होगी वो वीपी सेकेंडरी के इक्वल होगी। तो ये थोड़ा सा ट्रांसफार्मर का इफेक्ट हमने बताना था। नेक्स्ट हम अब डिटेल में फुल वेव रेक्टिफायर को डिस्कस करते हैं। अ फुल वेव रेक्टिफायर अलाउज यूनी डायरेक्शनल यानी कि वन वे करंट थ्रू द लोड ड्यूरिंग एंटायर 360 डिग्री ऑफ द इनपुट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल जो है उसमें 2 पाई रेडियंस या फिर 360 एंगल्स होते हैं। और आपका जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसकी खसूसियत क्या है कि ये आपको यूनी डायरेक्शनल या वन वे करंट ही देता है, जबकि आपका जो इनपुट साइकिल है वो आपको 2 वे करंट दे रहा है। और रेक्टिफायर ने क्या किया, उसको वन वे में चेंज कर दिया। वेयर एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर अलाउज करंट थ्रू द लोड ओनली ड्यूरिंग वन हाफ ऑफ द साइकिल। फुल वेव और हाफ वेव में यहाँ पे फ़र्क क्या है कि फुल वेव आपको यूनी डायरेक्शनल करंट देता रहता है पूरे साइकिल में, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर आपको सिर्फ हाफ साइकिल में यूनी डायरेक्शनल करंट देता है। दूसरे हाफ जो यानी जीरो से लेकर पाई तक या जीरो से लेकर 180 डिग्री के दौरान वो आपको आउटपुट देता है, जबकि दूसरे हाफ जो नेगेटिव हाफ उसका आता है उसमें वो आपको आउटपुट नहीं दे रहा होता। इस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये एक फुल वेव ये आपकी इनपुट है, ये इनपुट ये कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट। ये कंप्लीट साइकिल जो है जब ये फुल वेव रेक्टिफायर में से गुजरेगा तो आपको जो आउटपुट मिल रही है ये इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं है, ये सिर्फ पॉजिटिव ऑल्ट्रेशन है, इनमें नेगेटिव ऑल्ट्रेशंस नहीं है। यानी आपको कोई नेगेटिव साइकिल नहीं मिल रहा है। जो नेगेटिव हाफ साइकिल था वो भी अब पॉजिटिव साइकिल में चेंज हो गया है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज की। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर आ जाती हैं। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज। एवरेज वैल्यू जो है रेक्टिफाइड वोल्टेज की वो क्या होती है, द एवरेज वैल्यू फॉर द फुल वेव साइनोसाइडल वोल्टेज। अब ये अगेन ये एक साइनोसाइडल वोल्टेज ही है, is twice that of average value of half wave rectified voltage। आपने हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की थी, दैट वाज वीपी ओवर पाई। और यहाँ पे आपको एक टाइम इंटरवल में यानी 0 to t एक टाइम पीरियड में आपको 2 साइनोसाइडल साइकिल मिल रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं और 2 साइनोसाइडल साइकिल आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो एवरेज वैल्यू पहले से डबल हो गई। तो आप देख सकते हैं कि एवरेज वैल्यू वी एवरेज इज इक्वल्स टू 2 वीपी ओवर पाई है। हाफ वेव में ये पीक वैल्यू का करीबन 31.8% था, जबकि फुल वेव में जो एवरेज वैल्यू है वो पीक वैल्यू की 63.7% बन रही है।
अगर आपको इसको एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो ये नीचे फॉर्मूला गिवन है, आप उसकी वैल्यू को ले सकते हैं। ये इसमें क्या है, हम एक हाफ में फर्स्ट किसी एक हाफ में आप जो उसके नीचे का एरिया है उसको आप कैलकुलेट कर लें। एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप क्या फॉर्मूला लेते हैं, 1/पाई, इंटरवल आपका है 0 to पाई, इंटीग्रल 0 to पाई वीपी साइन ओमेगा टी। वीपी साइन ओमेगा टी आपकी साइनोसाइडल वोल्टेज है जिसमें पीक वैल्यू जो है वो वीपी है, और इसको आप इंटीग्रेट कर लें और इससे आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। एवरेज वैल्यू के बाद हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी रिपल्स या जो आपकी वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। Since the number of positive alternations that make up the full wave rectified output voltage is twice, अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ पॉजिटिव ऑल्टरनेशंस हैं जिनकी वजह से फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज बनी है वो 2 टाइम्स है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज फॉर द सेम टाइम पीरियड। यानी एक ही टाइम में अगर आपके पास एक ही टाइम इंटरवल के लिए अगर इन जो टाइम पीरियड रखें आप इनपुट वोल्टेज का, और आपने हाफ वेव रेक्टिफायर लगाया हो और फुल वेव रेक्टिफायर लगाया हो, तो हाफ वेव रेक्टिफायर आपको वोल्टेज का उसी टाइम में एक हाफ साइकिल देगा, जबकि उसी टाइम के दौरान आपको फुल वेव रेक्टिफायर दो हाफ साइकिल दे देगा। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी जो रिपल्स की हुई यानी रेक्टिफाइड वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज की निस्बत कितनी होगी, दुगनी होगी, 2 टाइम्स हो गई, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। फिर आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रेक्टिफाइड वोल्टेज। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रेक्टिफाइड वोल्टेज यानी कि जो मीन स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रेक्टिफाइड वोल्टेज आ जाती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई वीपी स्क्वायर साइन ओमेगा टी स्क्वायर डी ओमेगा टी। इसका भी अगर आप इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो ये बन रहा है वीपी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी ये तकरीबन 0.707 ऑफ वीपी बनता है। तो ये आपने खुद कैलकुलेट कर लेना है, इसका इंटीग्रल लेके इसको खुद कैलकुलेट कर लेना है। अब आप ये ग्राफ देख सकते हैं। इस ग्राफ में आप देखें तो आपके पास ये इंटरवल्स दिए हुए हैं 0 to पाई, और उसके बाद पाई टू 2 पाई, और फिर आपके पास 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई इंटरवल्स दिए हैं। और यहाँ पे आप वाई एक्सिस पे आप सिग्नल ले रहे हैं। सिग्नल का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है यानी पीक वैल्यू, चाहे वो करंट का सिग्नल है या वोल्टेज का सिग्नल है, इसकी जो पीक वैल्यू है वो ये है। तो यहाँ पे किसी भी हाफ साइकिल की पीक वैल्यू कहलाएगी वीपी, और ये जो है ये एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू जो है वो ये है, यानी 2 VP/पाई। इसी तरह इसी ग्राफ में आप इंडिकेट कर सकते हैं आपकी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी यहीं पे कहीं पे लाई करेगी। तकरीबन यहाँ पे वो पीक वैल्यू का करीबन 70% होता है जो आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। करीबन अगर पीक वैल्यू ये है तो हो सकता है यहाँ कहीं वो उसकी वैल्यू लाई करे। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपकी जो हैं वो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कुछ फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज के। अब आ जाते हैं हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर हमने बनाना है। फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो हम दो तरह से बना सकते हैं। इसका सर्किट हम दो तरह से बना सकते हैं। एक सर्किट कहलाता है सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, और दूसरा सर्किट कहलाता है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर जो है हम ट्रांसफार्मर की सेंटर टेपिंग करके बनाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर का ऑपरेशन कैसे है, यहाँ पे देखें, ये इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं। इनपुट आपने अप्लाई की, ये आपने ट्रांसफार्मर लगाया, और ट्रांसफार्मर को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से हमने बिल्कुल सेंटर से हमने इसको ग्राउंड किया हुआ है। ऐसे ग्राउंड करने का मतलब ये है कि आपने ट्रांसफार्मर की सेंटर टेपिंग कर दी। अगर आप इसको सेंटर से ग्राउंड कर रहे हैं तो जितनी प्राइमरी की वोल्टेज है वो सेकेंडरी पे जब अप्लाई होगी तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ देखें कि यहाँ पे जो आपकी वोल्टेज
यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी वोल्टेज अप्लाई होगी वो इस ग्राउंडिंग की वजह से उसमें से उस हाफ वोल्टेज मैग्नीट्यूड वाइज हाफ वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगी और फिर दूसरा हाफ जो बाकी की हाफ वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगी। तो ये है सेंटर टेपिंग का इफ़ेक्ट। तो सेंटर टेपिंग की वजह से आपकी जो पोलैरिटीज़ हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से रहती हैं। जब उसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाकी के डिटेल कंस्ट्रक्शन पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेंटर टेपिंग का अब आपको समझ आ गया होगा। ये जो डॉट्स हैं, ये एक डॉट और एक ये डॉट, ये ऊपर जो वाइंडिंग्स के ऊपर डॉट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये पोलैरिटी को शो करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस एंड पे पॉजिटिव है तो प्राइमरी के इस एंड पे अगर पॉजिटिव पोलैरिटी है तो सेकेंडरी के भी इस एंड पे पॉजिटिव पोलैरिटी ही है, और अगर इधर नेगेटिव पोलैरिटी है तो इधर भी नेगेटिव पोलैरिटी ही होगी उस वक्त पे। ये इसका इन डॉट्स का मतलब है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये एक डायोड D1 है और ये एक डायोड D2 है। जब आप सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं तो आप दो डायोड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं अब, और उनको आप अटैच कर देते हैं पीछे से वाइंडिंग्स ऑफ दी सेकेंडरी के साथ, और आगे से आप इनको आपस में अटैच करके तो जो आपने आउटपुट वोल्टेज लेनी है वो इस लोड के अक्रॉस लेनी है। ये लोड रेजिस्टेंस आपने लगाया हुआ है। अगर डायोड D1 में से करंट फ्लो करेगा तो भी लोड रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा, और अगर डायोड D2 में से करंट फ्लो करेगा तो भी लोड रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा। और जितनी वोल्टेज अपीयर होगी ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग डायोड D1 के अक्रॉस उतनी ही लोड के अक्रॉस होगी, और फिर जितनी D2 के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर होगी उतनी ही लोड के अक्रॉस होगी। ये लोड जो है D1 और D2 दोनों के साथ सीरीज में अटैच है। अच्छा, अब इसका ऑपरेशन देखते हैं। सबसे पहले आपके पास ये पॉजिटिव साइकिल, इनपुट का आपने पॉजिटिव साइकिल लिया। इनपुट का पॉजिटिव साइकिल जब आपके पास अपीयर हुआ तो यानी प्राइमरी जो है उसका ये एंड पॉजिटिव हो गया और ये एंड जो है आपका नेगेटिव हो गया। सेम इसी तरह जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग्स है उसका भी ये एंड पॉजिटिव हो गया, और ये नीचे वाला जो है ना ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि जो आप आमने सामने डॉट डॉट बता ही ये रहा है कि पोलैरिटी आमने सामने इको सेम रहेगी। अच्छा, अब ये सेंटर टेपिंग की वजह से आपने सेंटर से ग्राउंड कर दिया। अब ग्राउंड क्या होता है, ये लो पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। पॉजिटिव की निस्बत अगर पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल कहें तो ग्राउंड क्या होगा, ये लो पोटेंशियल कहलाएगा। तो ऊपर वाली वाइंडिंग्स में यानी सेंटर टेपिंग से ऊपर वाली जो वाइंडिंग्स हैं इसमें ऊपर वाला एंड पॉजिटिव और जहाँ पे ये ग्राउंड हुआ है वो एंड नेगेटिव के तौर पे एक्ट होगा। यानी ये हाई पोटेंशियल और ये आपका लो पोटेंशियल, और ये नीचे वाला जो है नीचे वाली वाइंडिंग्स उस वक्त में क्या होंगी कि चूंकि नीचे वाला एंड जो है वो नेगेटिव है तो जहाँ से आपने ग्राउंड किया है, ग्राउंड जो है वो चूंकि ज़ीरो या लो पोटेंशियल को जाहिर करता है, ज़्यादातर हम इसको 0 वोल्ट्स रखते हैं, तो नेगेटिव की निस्बत 0 वोल्ट हाई हैं। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल की निस्बत 0 वोल्ट्स जो हैं वो हाई हैं। तो फिर पोलैरिटीज़ किस तरह से अपीयर होंगी कि अगर हम इसको लो पोटेंशियल ले रहे हैं तो ये हाई पोटेंशियल होगा, यानी जहाँ से आपने ग्राउंड किया है वो नीचे वाली वाइंडिंग के लिए वो एंड हाई पोटेंशियल है, और उससे ज़्यादा नेगेटिव, उससे मज़ीद लो जो है वो लो पोटेंशियल कहलाएगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो ये एंड पॉजिटिव हो गया और ये एंड नेगेटिव है। डायोड D1 और D2 दोनों को कंपेयर करें, कौन सा फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, डेफिनेटली D1 इस वक्त फॉरवर्ड बाइसिंग में है। जो डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है वो कंडक्ट करता है, तो करंट जो है वो फ्लो करेगा। डायोड D1 में से करंट जो है वो फ्लो करेगा और इस लोड रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा। तो ये करंट इस तरह से इसका सर्किट में इस तरह से बनेगा कि जैसे यहाँ से जैसे ग्राउंड में से करंट निकला, डायोड में से गुजरा और दोबारा से ग्राउंड हो गया। ठीक है, ग्राउंड में से करंट निकला, डायोड D1 में से पास हुआ और दोबारा से ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो इसकी ये कंडीशन, ये इस तरह से इसका सर्किट क्लोज हो जाएगा। और जितनी वोल्टेज आपकी इस जगह पे अपीयर हो रही है D1 के अक्रॉस, जितनी वोल्टेज अपीयर होगी उतनी ही लोड के अक्रॉस अपीयर होगी। क्योंकि वोल्टेज पॉजिटिव में इंक्रीज करती है फिर देन डिक्रीज करती है, इसी तरह हमें आउटपुट में भी
वोल्टेज इंक्रीज करेगी और देन डिक्रीज करेगी, और इस तरह हमारे पास जो है वो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आउटपुट आएगी वो आप इस फिगर में देख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाए कि अब जब हमारे पास नेगेटिव साइकिल आ गया, नेगेटिव साइकिल ये देखें, ये नीचे बी फिगर में देखें नेगेटिव साइकिल। जब नेगेटिव साइकिल आ गया तो फिर हमारा ये एंड नेगेटिव हो गया और ये वाला एंड जो है वो पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो अब इसी तरह जब प्राइमरी का नेगेटिव और पॉजिटिव और इसी तरह सेकेंडरी के अक्रॉस भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो गया, आप इसमें देख सकते हैं कि अब डायोड D1 जो है वो रिवर्स बाइसिंग में होगा और डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा। और आपने सेंटर टेपिंग की वजह से जो पोलैरिटीज़ होंगी वो इस तरह से होंगी कि नेगेटिव जो है ये एंड अगर नेगेटिव है तो जो ग्राउंड वाला एंड है वो पॉजिटिव होगा, और इसी तरह अगर ये नीचे वाला एंड पॉजिटिव है तो ग्राउंड वाला एंड जो है वो नेगेटिव होगा। तो आपका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन देखें लोड में से करंट की वही रही है जो पहले थी। इसी तरह फिर सेम वोल्टेज भी जो अपीयर होगी लोड के अक्रॉस उसकी पोलैरिटी भी वही रहेगी जो पहले थी। इसका मतलब आपको अब जो हाफ साइकिल मिलेगा वो वैसा ही मिलेगा जैसे कि पिछले हाफ में मिला था। ये यानी नीचे की तरफ साइकिल नहीं मिला बल्कि आपको दोनों साइकिल जो है वो सेम डायरेक्शन में मिले हैं, क्योंकि लोड के अक्रॉस करंट सेम डायरेक्शन में गुजर रहा है और करंट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अब करंट का सर्किट जो है वो इस तरह से लग रहा है कि जैसे ग्राउंड में से करंट निकला और फिर ग्राउंड में चला गया। ठीक, तो ये आपका ऑपरेशन हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर का ऑपरेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो जो है वो क्या इफेक्ट करता है। ट्रांसफार्मर के जो टर्न रेशियो है, यानी अगर ट्रांसफार्मर में जो टर्न रेशियो है वो इफेक्ट क्या कर रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी को, यहाँ पे उसको देखते हैं। पहली फिगर में आप देख सकते हैं कि जो टर्न रेशियो है वो कितना है, वो 1:1 है। यानी इसका 1:1 का मतलब हुआ कि प्राइमरी की जितनी वाइंडिंग्स हैं सेकेंडरी की भी उतनी ही वाइंडिंग्स हैं। तो ट्रांसफार्मर में जितनी वोल्टेज मैग्नीट्यूड वाइज प्राइमरी पे अपीयर होगी उतनी ही वोल्टेज सेकेंडरी पे अपीयर होगी। अगर सपोज आपके पास वीपी पीक वैल्यू है प्राइमरी की और वो है वीपी, ठीक है, उसको हमने कह दिया वीपी इनपुट, इनपुट की पीक वैल्यू वीपी इनपुट, ठीक है। और हमने पीक वैल्यू अब जो सेकेंडरी के अक्रॉस अपीयर हुई मैग्नीट्यूड वाइज सेंटर टेपिंग की वजह से क्या होगा कि पीक जो भी आपकी वोल्टेज है प्राइमरी की वो दो हिस्सों में मैग्नीट्यूड वाइज वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। यानी प्राइमरी की जितनी वोल्टेज थी वो आधी इधर अपीयर होगी ऊपर वाली वाइंडिंग्स में और आधी नीचे वाली वाइंडिंग्स में अपीयर होगी। तो वो मैग्नीट्यूड वाइज वो क्या कहलाएगी, अगर वीपी प्राइमरी आपकी इनपुट है तो यहाँ पे जो डायोड को इनपुट मिल रही है सेकेंडरी में आने के बाद वो मिल रही है वीपी प्राइमरी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इसी तरह नीचे वाले डायोड को भी मिल रही है वीपी प्राइमरी डिवाइडेड बाय 2। तो आपको जो आउटपुट मिलेगी उसकी पीक जो होगी वो इनपुट वोल्टेज की हाफ होगी और उसमें से भी 0.7 निकल जाएगा, यानी एज डायोड ड्रॉप आपका 0.7 जो है वो निकल जाएगा। यहाँ पे देखें वी आउट जो है दैट इज इक्वल्स टू वी पी प्राइमरी डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.7। ये वी आउट आपकी वी आउट इज इक्वल्स, अच्छा ये तो खैर सेकेंडरी की फॉर्म में। अब दूसरी फिगर में देखें, दूसरी फिगर में आप देखें कि अगर हमारे पास टर्न रेशियो जो है वो हो 1:2, ऊपर वाला ट्रांसफार्मर ना तो स्टेप अप था ना स्टेप डाउन था, उसमें क्या हुआ कि जितनी वोल्टेज आपने इनपुट पे अपीयर की, जितनी वोल्टेज आप इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं जो आपको आउटपुट मिल रही है उसका मैग्नीट्यूड इनपुट से हाफ है, ठीक है। हर पॉइंट पे पीक वैल्यू है तो वो हाफ है, उससे पहले की वैल्यू है तो वो भी हाफ है, और उसमें से भी डायोड ड्रॉप के तौर पे जितना डायोड ने लिया ड्यूरिंग कंडक्शन 0.7 वो निकल गया। अगर आप एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ कर लें जिसमें जो सेकेंडरी की वाइंडिंग्स हैं वो प्राइमरी की निस्बत डबल हो जाएं, 2 टाइम्स हो जाएं, तो ऐसा करने से क्या होगा, जब वोल्टेज डिवाइड होगी तो वो उतनी की उतनी ही हो जाएगी जितनी की प्राइमरी की थी। जैसे आपने वीपी प्राइमरी अप्लाई की इनपुट पे और जब वो सेकेंडरी के ऊपर वाले डायोड पे गई हाफ होके तो वो बन गई, टोटल वोल्टेज सेकेंडरी पे कितनी हो गई 2 वीपी। आपने अप्लाई की वीपी
स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वजह से वो हो गई 2 VP, और जब वो सेंटर टेपिंग की वजह से डिवाइड हुई तो VP ऊपर चले गई और VP नीचे आ गई। तो इस तरह से आपकी जो पीक वैल्यू है वो वही की वही रहेगी जो कि आपने इनपुट पे अप्लाई की। ये इन दैट केस कि अगर आप इनपुट और आउटपुट की पीक वैल्यू सेम रखना चाहते हैं तो फिर आपको एक ऐसा ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा। बहरहाल आप ट्रांसफार्मर कोई भी यूज़ करें, आप टर्न रेशो कुछ भी रखें, आपकी जो आउटपुट है वो जितनी आपको सेकेंड टोटल सेकेंडरी, यानी टोटल सेकेंडरी का मतलब ये है कि सेकेंडरी के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, सेकेंड जिसमें सेंटर टेपिंग समेत इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप जितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो कहलाएगी वी सेकेंडरी। ठीक है, ऊपर से नीचे पूरी वाइंडिंग्स की कहलाएगी वी सेकेंडरी। टोटल वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक कहलाएगी वी सेकेंडरी। डायोड पे सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर में एक डायोड के अक्रॉस कितनी अपीयर होगी, इस जितनी ये वोल्टेज है इससे हाफ, और उसमें से भी डायोड का ड्रॉप माइनस होगा। तो इस तरह से आपके पास इन एनी केस आउटपुट होगी वी सेकेंडरी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वी सेकेंडरी टोटल वोल्टेज जो सेकेंडरी पे अपीयर हो रही है और उसको 2 पे डिवाइड कर दें -0.7। अब आपने याद रखना है कि सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट वैल्यू का फॉर्मूला है वो है वी सेकेंडरी डिवाइडेड बाय 2 -0.7, चाहे टर्न रेशो कुछ भी हो। अच्छा, अब आ जाते हैं पीक इन्वर्स वोल्टेज की तरफ। पीक इन्वर्स वोल्टेज हमने देखनी है। आपको फिर से याद करवा दूं कि पीक इन्वर्स वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जो अपीयर होती है डायोड, किसी भी डायोड के अक्रॉस ड्यूरिंग द रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स साइकिल जब आता है तो डायोड जितनी वोल्टेज डायोड के अक्रॉस अपीयर होती है, डायोड के दोनों टर्मिनल्स पे जितना टोटल पोटेंशियल या वोल्टेज अपीयर होता है वो पीक इन्वर्स वोल्टेज कहलाती है। तो हमने सेंटर टेपिंग में देखना है कि डायोड D1 और D2 पे जब रिवर्स साइकिल आता है तो कितनी कितनी वोल्टेज अपीयर होती है, ये हमने यहाँ पे देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे हमने ये सिचुएशन ली कि डायोड D1 जो है वो कंडक्ट कर रहा है, वो फॉरवर्ड बाइसिंग में है, डायोड D2 इस वक्त रिवर्स बाइसिंग में। तो हमें ये देखना है कि डायोड D2 के अक्रॉस इस वक्त कितनी वोल्टेज अपीयर हो रही है, और वही वोल्टेज हमारी PIV यानी पीक इन्वर्स वोल्टेज होगी। ठीक है, पहले तो देखें डायोड D1 के क्रॉस कितनी वोल्टेज अपीयर हो रही है। डायोड D1 के क्रॉस जब आपने अप्लाई की, प्राइमरी वोल्टेज VP थी और सेकेंडरी वोल्टेज की पीक जो है वो कहलाती है VP सेकेंडरी। ठीक है, तो पीक वोल्टेज जो डायोड पे अपीयर होगी, आपके पास सेकेंडरी की पीक वोल्टेज होगी VP। याद रखें, सेकेंडरी की पीक वैल्यू होगी VP सेकेंडरी की। यहाँ पे P जो है नीचे, ये प्राइमरी के लिए नहीं है, ये है VP सेकेंडरी, मतलब पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी। तो सेंटर टेपिंग की वजह से उसमें से हाफ इस डायोड पे अप्लाई होगी, VP सेकेंडरी डिवाइडेड बाय 2 इस साइड पे। जब और इस साइड पे कितनी होगी, उसमें से -0.7 कर दें, क्योंकि डायोड पे जो ड्रॉप हुई वो 0.7 थी, तो VP सेकेंडरी डिवाइडेड बाय 2 -0.7, ये ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग इस पॉइंट की वोल्टेज है। इस पॉइंट की वोल्टेज कितनी है, VP सेकेंडरी पीक वैल्यूज़ की हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। VP सेकेंडरी डिवाइड बाय 2 -0.7, एंड उसी वक्त यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जितनी वोल्टेज अपीयर होगी वो होगी -VP सेकेंडरी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे आया है नेगेटिव साइकिल और डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा। अब इस पॉइंट पे तो है -VP सेकेंडरी डिवाइडेड बाय 2, इस पॉइंट पे कितनी है, इस पॉइंट पे उतनी ही होगी जितनी के लोड के अक्रॉस होगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है इधर वाला, ये पॉइंट लोड के साथ सीरीज में है, तो सॉरी पैरेलल में है, तो इसलिए जितनी वोल्टेज जो है लोड के अक्रॉस अपीयर होगी उतनी ही वोल्टेज इस पॉइंट पे अपीयर होगी। तो लोड के अक्रॉस कितनी होगी, जितने की डायोड D1 के अक्रॉस है, यानी इस पॉइंट पे जितनी है वही लोड पे होगी, ऐसे। और
जितनी इस लोड पे है उतनी ही इस पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट पे अपीयर होगी। तो अब आप डायोड D2 को देखें ना, डायोड D2 के इस तरफ है माइनस वीपी सेकेंडरी डिवाइडेड बाई 2, और डायोड D2 के दूसरी साइड पे है वीपी सेकेंडरी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.7। तो अब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखें, यानी इस साइड की वोल्टेज में से इस साइड की वोल्टेज को माइनस कर दें, तो आपके पास टोटल वोल्टेज जो D2 के अक्रॉस आ रही है, अपीयर हो रही है, वो आपको मिल जाएगी। ये साइड पे देखें, ये Vp सेकेंडरी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.7 माइनस माइनस Vp सेकेंडरी डिवाइडेड बाई 2, ये टोटल आपके पास बन गया Vp सेकेंडरी माइनस 0.7। ठीक है, अब अपने पीछे ऊपर पड़ा है कि जो Vp आउटपुट होती है, आउटपुट जो आपको फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज मिलती है, वो सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.7 होती है। ये अभी हम डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, तो आपने इसमें से, इस फॉर्मूले में से Vp सेकेंडरी की वैल्यू निकालें, यहाँ से Vp सेकेंडरी की वैल्यू डिराइव करें। इसमें पहले तो 0.7 इधर चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा Vp आउट के साथ, फिर ये 2 इधर चला जाएगा, तो दोनों वैल्यूज 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे ऊपर पुट कर दें। जब आप पुट करेंगे तो आपके पास इस वक्त अब वैल्यू बन रही है पीक इनवर्स वोल्टेज। फाइनली आपके पास जो है वो पुट करने के बाद आपके पास पुट करने से पहले Vp सेकेंडरी आपके पास आ गई 2 Vp आउट प्लस 1.4। जब आपने पुट कर दिया इस जगह पे, तो आपके पास अब पीक इनवर्स वोल्टेज आ रही है 2 Vp आउट प्लस 0.7। इसका मतलब हुआ कि जो इन दिस केस जो सेंटर टेपिंग में पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा आउटपुट से डबल जो है उसको बर्दाश्त करनी पड़ती है, और साथ में 0.7 भी ऐड हो जाता है। डायोड की PIV रेटिंग अब पहले की निस्बत बढ़ गई है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।